व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस। मेरी जो इनकम आ रही है उसका कितना पोर्शन मुझे किस चीज़ पे लगाना है और मेरे एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, इसको अच्छे तरीके से वेल मैनेज करना ही पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना कहलाता है। तो मनोज भाई, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस ओपन है आम लोगों के लिए? बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने का टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें होगा कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट स्टॉक्स में ही कर रहे हो, पर वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे से हो रहा है। थर्ड, आपकी इनकम टैक्स स्लैब में है और आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, तो ELSS जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आपका जो टैक्स है वो आपको इनकम पे नहीं देना पड़ेगा। अब जब हम मनी की बात कर रहे हैं, आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा फंड या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हर इंडिविजुअल के पास होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज। मैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा जिसको मैक्सिमम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको टाइम का पता नहीं है कब आपको किस सिचुएशन में किस चीज की जरूरत पड़ जाए, और जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। करेक्ट। तो सब उसको कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज जो हम टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं, इस टॉपिक के बारे में हर कोई बात करना चाहता है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा पैसों से रिलेटेड होने वाला है। दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अपने अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग पैसा कमा भी रहा है। लेकिन क्यों कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत भी नहीं पूरी कर पाते। उसके बीच में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, और आज इस टॉपिक में हम उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक और बार स्वागत करते हैं अपने को होस्ट का, जिनका नाम है MK मौर्यवंशी। तो मनोज भाई, जैसा कि मैं टॉपिक रिवील कर चुका हूँ, आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ फाइनेंस एंड व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस? सो मनी पे हमने ऑलरेडी बात करने का डिसाइड कर ही दिया है, ठीक है। और जो फाइनेंस एक वर्ड है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि बहुत टेक्निकल वर्ड है, बट इट इज़ नॉट दैट टेक्निकल, बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना। हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉर्मली, और फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंपनी के एसेट, लाइबिलिटीज़ और जो भी सारी चीज़ें हैं कि कितनी इनकम आ रही है, कितनी जा रही है, उनको मैनेज करना ही एक कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो रहा है। अब इसी तरीके से एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी उसके खुद के एक्सपेंसेस हैं, उसकी खुद के इनकम के सोर्सेज हैं जहाँ से उसको इनकम आती है। अपनी उन्हीं इनकम को, उन्हीं लाइबिलिटीज़ को मेंटेन करना या मैनेज अच्छे से कर पाना पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मेरी जो इनकम आ रही है उसका कितना पोर्शन मुझे किस चीज़ पे लगाना है और मेरे एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, इसको अच्छे तरीके से वेल मैनेज करना ही पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना कहलाता है। और इसके साथ ही मैं, अब जब हम बात कर रहे हैं इनकम की या पैसों की, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिविजुअल की लाइफ में क्या-क्या इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई वांट कि इंडिविजुअल इनकम पहले इंसान को पता होना चाहिए वो कहाँ-कहाँ से क्रिएट कर सकता है, ताकि उसके बाद वो डिसाइड करेगा ना कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो राइट। इनकम क्या-क्या हो सकती है? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि इनकम तो बहुत सारे तरीके की हो सकती है। बिल्कुल। अगर उसको कैटेगराइज़ करने की बात की जाए तो उसको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयड, वो लोग जो किसी के लिए काम करते हैं। हुँ। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जो छोटे-मोटे धंधे करते हैं। सुबह आते हैं, शटर ऊपर करते हैं, धंधा चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, रात में शटर डाउन करके घर जाके सो जाते हैं। हुँ, हुँ। तीसरे होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपको पता है, जिनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसे को राइट। इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए पैसा पैसा बना के देता है उनको। और जो चौथे होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होते हैं जो कि टाइम को भी मल्टीप्लाई करते हैं और पैसों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। हुँ, हुँ। और आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में 100% अगर लोग हैं, अगर मैं पूरी दुनिया को डिवाइड करूँ 100% लोगों में, हुँ। तो 95% लोग फॉल करते हैं ये ई कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। ओनली 5% people they belongs to business class, right, wherein they are not directly involved with the what the work they are doing, right. उनके लिए या तो लोग काम करते हैं या फिर उनके लिए पैसा काम करता है। हुँ। तो इस वजह से ही दुनिया में 95% जो पैसा है वो बिजनेस क्लास के लोगों के पास है, और रेस्ट ऑफ द जो 5% की हम बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास होता है। अब आप अपने आप से रिलेट करके देख सकते हुँ, हैं हुँ। कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आप डायरेक्टली जो आप काम करते हैं उससे आपको पैसा मिल रहा है, या फिर आपके द्वारा किया हुआ काम सोसाइटी में कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, कुछ लोगों को रोजगार दे रहा है, और उस रोजगार के इवज में आपको पैसा आ रहा है, यानी कि आप टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो 4 तरीके ही है पैसे कमाने के, और इसी में आपको ये देखना है कि उस फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रहा है। करेक्ट। अब जैसे कि मैंने 4 कैटेगरी की बात कर ली,
तो एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग हैं वो एक्टिव में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो नौकरी पे जाएंगे तभी उनको पैसा आएगा, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ भी यही है, जब तक वो शटर ओपन करेंगे अपनी दुकान का तब तक उनको पैसा आएगा। दूसरी कैटेगरी जो मैंने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन की बात की, वो शटर अप करे या ना करे उनको पैसा ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, एक के लिए टाइम मल्टीप्लिकेशन है, करेक्ट। दूसरे के लिए मनी मल्टीप्लिकेशन है। उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम में लेट्स सपोज़ अगर आपका एक घर है, आप जिसमें आप रह रहे हैं, उसके ऊपर एक और मंजिल है जिसमें आप नहीं रह रहे, उसको आपने अगर रेंट पे लगा दिया, तो आप क्या है, पैसिव इनकम आपको आ रही है। आपने एक टाइम पे इन्वेस्ट किया था और उसके एवज में आपको पैसा आ रहा होता है, राइट। तो पैसिव और एक्टिव इनकम की हम बात कर रहे हैं, उसको और थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे अब तक समझ आ गया होगा, जो दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो अपने आप को इसी 4 कैटेगरी से आप देख सकते हैं कि वो पैसिव इनकम में इन्वॉल्व है या फिर एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व है। तो मनोज भाई, अभी तक जो हमने चर्चा की, इससे लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। राइट। उनमें से उसको 2 कैटेगरी और बात करें तो एक्टिव और पैसिव। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसिव इनकम हो, राइट। ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करने की हर कोई चाहता भी नहीं है कि वो कर, उसको लगता नहीं कि वो कर भी पाएगा। कुछ आइडियाज़ नहीं होते और बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी आते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट तो कर सकता है। बिल्कुल। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कौन-कौन से ऑप्शंस ओपन हैं आम लोगों के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की आप बात करें तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और अगर ब्रॉडली आप डिवाइड करोगे मार्केट को तो इक्विटी और डेट, दो तरीके की मार्केट्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन के साथ। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, नॉर्मली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो भी करते हैं, दैट इज बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपको उस स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि की फैक्टर यही है कि अगर आप नॉलेज के हिसाब से करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये एक रिस्कीएस्ट ऑप्शन भी है। और इसके की फीचर्स की बात करें तो इसके जो रिटर्न्स हैं कंसिडरेबली बहुत हाई होते हैं, ठीक ठाक होते हैं इन कंपैरिजन टू एनी डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है। रिस्क मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्कीस्ट ऑप्शन है, तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये एक गैम्बल तरीके से भी काम कर जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। एंड अलॉन्ग साइड लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे आज मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरे को वो कल निकालना है अपना पैसा, तो मैं उस स्टॉक को डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। मल्टीपल एक्सचेंजेस अवेलेबल है इंडिया में भी, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने का टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें होगा कि आप यहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट स्टॉक्स में ही कर रहे हो, पर वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे से हो रहा है, एज एन कि वो आप एक फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। जैसे स्टॉक का अपना प्राइस होता है, इसी तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में एनएवी काम करती है, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। हर फंड की अपनी एक वैल्यू होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम वेट करते हैं, तो वो वैल्यू अप एंड डाउन होती है एज पर द डिमांड एंड द सप्लाई रूल। तो आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अब म्यूचुअल फंड के साथ एक और चीज़ भी है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टॉप म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन दैट। लिक्विडिटी ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल ठीक है। रिस्क कंपैरेटिवली हाई है अगर आप इक्विटी की तरफ जाते हैं, लेकिन आप डेट फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इसी का एक पार्ट होता है जो अलग तरीके के फंड्स होते हैं, दैट इज ELSS, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब में है और आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, तो ELSS जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 ईयर्स का नॉर्मली लॉक इन होता है इसका, और इसमें आपका जो टैक्स है वो आपको इनकम पे नहीं देना पड़ेगा, राइट। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ, आज के टाइम में बहुत पॉपुलर वर्ड चल रहा है, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है मल्टीपल ऑप्शंस में होती है। जैसे कि आपने एक यूनिट खरीदी है, अब वो मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इक्विटी में मार्केट में भी लग सकता है, डेट में भी लग सकता है, कमोडिटीज़ में भी लग सकता है, और इसमें लिक्विडिटी का ऑप्शन तो है ही, साथ ही साथ इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, तो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्टडी और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टॉप ETF फंड्स को चूज़ कर सकते हैं और आप उसके रिटर्न्स देख सकते हैं, पास रिटर्न्स क्या हैं, एंड बेसिस दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दैट एज वेल, राइट। एंड ETF के बाद अगर बात करें तो फिर वो इक्विटी ऑप्शन नहीं है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर, बट उसको बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, पर बहुत सारे इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं, विच इज़ क्रिप्टो। और क्रिप्टो के बारे में अगेन वी कैन जस्ट हैव अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर, बिकॉज दैट्स अ वेरी रिस्की स्टडी, उसकी बहुत अलग तरीके से की जाती है, आपके पास बहुत बार बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता, तो वो आप अपने नॉलेज बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे। तो डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और
इनके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है गारंटेड रिटर्न्स देते हैं। द सिंपल वे, आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर पीपीएफ के साथ 15 ईयर्स का लॉक इन आएगा, दैट इज वन की फैक्टर। अलॉन्ग साइड पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल होता है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 7.1% के आसपास। सेकेंड, आप एनएससी खरीद सकते हैं, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। उनके लिए अगेन अगर आप उसको खरीदते हो तो अगेन 5 ईयर्स का उसका भी लॉक इन होता है, नॉर्मली 5 ईयर्स में वो मैच्योर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बहुत अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे भी, दैट इज 7.7%। नॉर्मली आपकी ट्रेडिशनल एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, एंड लॉक इन उसमें जरूर आएगा, लेकिन दैट इज़ वन कंडीशन। और नॉर्मली इशूड बाई गवर्नमेंट्स ही होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस वगैरह से आप इसको बाय कर सकते हैं। गारंटेड रिटर्न है, वी डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि डेट नॉर्मली गारंटेड होता है। फिर आपकी ट्रेडिशनल एफडीज होती है, आप पोस्ट ऑफिस में भी एफडी ओपन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में भी एफडी ओपन कर सकते हैं। लिक्विडिटी है, गारंटेड रिटर्न है, बट अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बहुत बार बीट नहीं कर पाता, विच इज़ अराउंड 6 to 7% के आसपास। दैट डिपेंड्स ऑन द बैंक एंड डिपेंड्स ऑन द टाइम कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और एफडी के बाद अगर आप अनदर ऑप्शन देखते हो तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जहाँ पे गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए और मल्टीपल अदर पर्पजेज, तो गवर्नमेंट क्या अप्रोच करती है, गवर्नमेंट या तो बैंक से लोन ले या इंस्टीट्यूशन से लोन ले या फिर वो इंडिविजुअल से भी लोन ले देती है, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन वही थोड़ा कम होगा क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है, पर हाँ रिटर्न्स गारंटीड है। अगेन बिटवीन 5 to 7% के बीच में आपको नॉर्मली इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो दीज आर दी ऑप्शंस, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपके लिए बेटर है। अगर आप रिस्क कम ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए बेटर है। और अगर आप रिस्क अच्छा ले सकते हैं, आपकी एज कम है, यंग है, जहाँ पे आपको पता है कि अगर थोड़ा बहुत पैसा मेरा कम भी हो जाता है मेरी इन्वेस्टमेंट का तो आई कैन स्टिल मेक मनी, तो इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू चूज। राइट। तो आपने बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, किस किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका गोल क्या है। राइट, उनको अपना गोल पहले प्री डिसाइड करना पड़ेगा करेक्ट, और कितना रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस आपने बताए। बिल्कुल। अब मेरा जो बेसिक क्वेश्चन आपसे ये है कि किस एज में लोगों को स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। वैसे तो सबका यही मानना है कि जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर रहता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे किस एज में क्या इन्वेस्ट किया जाए। दूसरा, एक माइंडसेट, इनिशियली एक इन्वेस्टर का जो माइंडसेट डेवलप करना ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल। स्पेशली इंडिया के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से बात करें कि इन्वेस्टर माइंडसेट कैसे लेकर आए हम यंगस्टर के अंदर, और उनकी एक हैबिट कैसे चेंज हो जाए वो इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा बिल्कुल। बिलीव करते हैं आज के टाइम में, लाइफस्टाइल में बहुत खर्चा करते हैं बच्चे, और एज वाइज कैटेगराइज करके बता सकते हैं कि उनके लिए क्या बेटर है। कब से स्टार्ट की जाए? आपकी पहली सैलरी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। द हम्म, मोमेंट यू गेट योर फर्स्ट पे चेक और ये हम्म, सैलरी, वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो 19 ईयर्स की एज में आपने स्टार्ट किया अर्न करना, 19 ईयर्स की एज में ही आपको इन्वेस्ट भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अर्ली यू स्टार्ट, बेटर रिटर्न्स यू गेट, दैट्स द वेरी सिंपल फंडामेंटल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड अलॉन्ग साइड माइंडसेट, इट्स अ हैबिट, इट्स अ हॉबी। जिस तरीके से एक इंसान को पता है कि अगर मैं डेली मॉर्निंग में उठता हूँ एंड उसके बाद आई रियली हैव टू गो फॉर दी एक्सरसाइजेस, तो उसने वो हैबिट एक दिन में नहीं बिल्ड की है। पहले दिन उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, पर उसने कहा कि यार नहीं, करना तो पड़ेगा, बिकॉज इफ आई रियली हैव टू लुक गुड और आई रियली हैव टू वर्क ऑन माई फिटनेस, तो मेरे को ये हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली करते करते कहीं ना कहीं एक हैबिट बिल्ड हो गई। अब उस पर्सन को अगर 2-3 साल हो चुके हैं, बाई डिफॉल्ट इट हैज़ बिकम द रूटीन फॉर हिज लाइफ। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। और इन्वेस्टमेंट की हैबिट में लोग कहते हैं सैलरी महीने में एक बार आती है, तो मैं इसकी हैबिट कैसे बिल्ड करूँगा, क्योंकि महीने में कुछ करना और डेली कुछ करना अलग अलग चीज़ें। इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, हम जो आज भूल चुके हैं, पिगी बैंक कॉन्सेप्ट। यू गेट अ पिगी बैंक, ठीक है, दैट इज वन, एंड स्टार्ट पुटिंग इवन 10-20 रुपीज़ एवरी डे, दैट्स योर हैबिट, द हॉबी दैट यूर बिल्डिंग। और अब तो बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन भी है, आप 50 रुपये पर डे किसी भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपये पर डे किसी भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेक इट अ हैबिट फॉर डूइंग डेली, और ये छोटा छोटा अमाउंट बाद में एक अच्छा खासा कॉर्पस आपको बिल्ड करके दे देगा। तो माइंडसेट सिंपल है कि आपको इसको एक हैबिट, एक रूटीन की तरह लेना पड़ेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये कुछ टाइम तक कर लोगे, आपको फील ही नहीं होगा कि मेरे को नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। दैट इज़ वन। सेकेंड, आपने मेरे से पूछा कि किस एज में क्या करना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा रूल है। वैसे बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट कई बार ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। मैं बहुत सिंपल सा फंडामेंटल देता हूँ इसका। 100 एज रूल करके एक है, गूगल पे आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे। कितना इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, 100 में से जो भी आपकी एज है उसको माइनस कर दो, ठीक है। लेट्स सपोज समबडी इज एट 20 ईयर्स, ठीक है, 100 में से 20 गया 80%, 80 आया, 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो इन इक्विटी, क्योंकि आपकी एज बहुत
कम है, हाँ आप अभी आप रिस्क ले सकते हो। इक्विटी में आप 80% इन्वेस्ट करो एंड 20% आप डेट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब लेट सपोज कि मेरे को 1000 ही करना है, तो 800 रुपीज़ आई वुड इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड 200 रुपीज़ आई इन्वेस्ट इन डेट, क्योंकि डेट इक्विटी में मेरे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। तो रिस्की ज़रूर है, लेकिन लेकिन रिटर्न आप 20 ईयर्स में रिस्क नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? 60 में तो नहीं ले पाओगे ना, बिकॉज़ सही बात है। विद एज योर रिस्क एपेटाइट इज़ गोइंग टू गो डाउन। After 30, 35, you'll have your kids. Your priority will be their education. Your priority will be their future, plans and maybe their marriages. तो वहाँ पे आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो। अभी आप इंडिविजुअल हो, आप अभी आराम से रिस्क ले सकते हो। किसी की एज 50 है तो भाई 50 में से सिंपल है 100 माइनस 50 अगेन 50% इक्विटी 50% डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्ट करो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की फंड्स में या किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके प्रीवियस रिटर्न्स क्या रहे हैं, कितना रिस्क फैक्टर है। और आज के ये सारे फंडामेंटल और एनालिसिस नॉर्मली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑल टुगेदर। हम इस पे बात कर सकते हैं डिटेल में किसी और वीडियो पे, बट मैंने आपको 100 एज रूल दिया है। अब जब हम मनी की बात कर रहे हैं, फंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा फंड या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हर इंडिविजुअल के पास होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज में हो, अगर वो अर्न करना स्टार्ट कर चुका है तो वो इन्वेस्टमेंट मस्ट है, ठीक है, वो क्या है? वैसे तो सारे इन्वेस्टमेंट ही मस्ट है, हाँ, राइट। लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा जिसको मैक्सिमम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि वो अमर होकर आया है, ठीक है। और उनको लगता है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, और करेक्ट। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, अपने बारे में हम्म, कोई बुरा सोचना भी नहीं चाहिए किसी को भी, करेक्ट, राइट। लेकिन आपको टाइम का पता नहीं है, कब आपको किस सिचुएशन में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। राइट। तो सब उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। हम्म, अब इमरजेंसी फंड को लोगों को ये लगता है कि कोई अचानक ही खर्चा आ गया, कोई मेडिकल चीज़ों में ज़रूरत पड़ गई, किसी खर्चे में ज़रूरत पड़ गई, हाँ उसी को इमरजेंसी फंड ही कहते हैं। लेकिन मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आप 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको पता है मार्केट की क्या हालत है, बिल्कुल। एआई ने टेक ओवर कर लिया है, तो लोगों की जॉब भी उसी तरीके से जा रही है, और करेक्ट। दूसरी जॉब मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि जितना उनका एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, उसका जो 6x है, यानी 6 गुना पैसा उनके पास एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने में आपको 6 महीने लग जाए। हम्म, आपका जो सर्वाइवल है ना, उस पे कोई क्वेश्चन ना आए। आप स्ट्रगल ना करो, आपके बच्चे की फ़ीस जानी है, कोई ऐसे मेडिकल जो अर्जेंसी आ गई, उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको भी पता है कि अगर आप जॉब में नहीं है या फिर आपकी कोई रिकरिंग इनकम बंद हो गई तो कोई आपको लोन भी नहीं देगा, हम्म, राइट? तो उसके लिए सिंपल सा फंड है, 6 महीने की, यानी 6 गुना आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो पैसा आपके पास होना चाहिए। हम्म, और जो आपने जो इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया, मैं भी उसको बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों तक रखना चाहूँगा कि किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाए। लोगों को लगता है ना कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं पैसे 10,000 रुपए नहीं निकाल पा रहा हूँ। हम्म, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इसलिए नहीं निकाल पा रहे आप, क्योंकि जब आप 10,000 रुपए कमा रहे थे ना, तब आपने 1,000 रुपए निकालना नहीं स्टार्ट किया, करेक्ट। राइट? तो अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, अगर आप 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए निकालना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जब आप 1 लाख रुपए कमाएँगे तो आप 10,000 रुपए भी निकाल लेंगे। बिल्कुल। राइट। तो यही जो हैबिट की बात आपने की, वो हैबिट तो बहुत इनिशियली लेवल से बिल्ड होना चाहिए लोगों के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, मैं कह सकता हूँ कि हम ओवरनाइट एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने घर में, यानी कि ऐसा माना भी जाता है कि बच्चों की कोई 2 ही संस्थान है, जो सबसे बड़ा संस्थान है बच्चों के लिए, वो उसका परिवार है। तो हम्म, बच्चों को अंदर वो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज डालना, उनको सेविंग की इम्पोर्टेंस समझाना, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो हो जाता है ना कि यार मेरे को यार अब रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यार वो रियलाइज़ हम्म, नहीं हुआ, वो उसको आपने नज़रअंदाज कर रखा था। पहले हमारी घर की औरतें जो क्या होती थी, आटे के बोरे में या फिर जिसमें चावल डालते हैं उसके अंदर हाँ, कुछ-कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, उसी को तो करेक्ट, इमरजेंसी फंड कहते हैं। बिल्कुल। बस आपको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से अब वो करना है, और सबसे पहले तो कट शॉर्ट करने हैं आपके उस एक्सपेंसेस को जो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ़स्टाइल का पार्ट है, बट वो लाइफ़स्टाइल का पार्ट नहीं है। आप वो अपने सोशल मीडिया की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, फ्लॉन्ट करने के फ्लॉन्ट लिए। करने के लिए आप जाते हैं, और जिसका रिटर्न जो आपको, मुझे पता है कि रिग्रेट होता होगा। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल। सिर्फ़ एक टाइम मूवी देखने के लिए 2 से 5,000 रुपए वो खर्चा कर देते हैं। उस टाइम तो देखते वक़्त उनको अच्छा लगता है, लेकिन कल जाके जब वो चेक करते हैं अपना बैंक बैलेंस, तो उनको थोड़ा रिग्रेट तो ज़रूर होता ही है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें जो हम सभी लोग जो लाइफ़स्टाइल भी ज़रूरी है, लेकिन अब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, तो वो उस पे ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, राइट? करेक्ट। तो इसको, इसी बात को इसी तरीके से सम अप करते हैं कि इमरजेंसी फंड को 6 गुना,
और अपने जो भी एक्सपेंसेस है जिसको आप कट शॉर्ट कर सकते हो उसको कट शॉर्ट करो। बेसिक हैबिट जो घर में हम इकट्ठा करते थे पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा स्टार्ट करना करो, पहले ये करके देखो, ठीक है? अगर इतना हो जाए आपके पास इमरजेंसी फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के तरीके जो आपने बताए बिल्कुल। हैं उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे। तो आज हमने बहुत ही इनिशियल तरीके से एक टॉपिक पे बात की जो कि पैसा है, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या-क्या बात करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि मनोज भाई इसके बारे में ज़रूर बोलें। ये इस सीरीज़ का फाइनल सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है जो कि हमने आपके लिए बनाया। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक या हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे हम इन्हीं टॉपिक्स पे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने वाले हैं, जिस पे आपको डिटेल्ड डिस्कशंस दिखेंगी और आप डिसाइड कर पाएँगे कि कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।